अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एक और बड़े ही इम्पॉर्टेंट और आप कह लें कि एडवांस लेवल की जो स्टडी है उसके हवाले से एक ऐसी राइटर के साथ आपके सामने कि जिनकी स्टडी एडवांस लेवल या रिसर्च लेवल की स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जब हम आम तौर पर जब स्टडी करते हैं तो हमारी जो स्टडी है वो सिर्फ सरफेस लेवल की जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन या सरफेस लेवल की आप कह लें कि सर्च फॉर मीनिंग्स तक रहती है। जिस राइटर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होगी। ये आज जो है ये इसी सिलसिले का पहला लेक्चर है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको लिटरेचर की स्टडी को करने के मुख्तलिफ़ तरीके समझाएगी। किस तरह से जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा, द बुक इज़ क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल्सी। कैथरीन बेल्सी ज़रूरी क्यों है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ज़रूरी इसलिए है कि जो इनकी डिस्कशन है इस बुक के अंदर वो हमारे लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। आप कोई ड्रामा पढ़ते हैं, आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी आप नावल पढ़ते हैं, आप पोइट्री पढ़ते हैं, आप कोई बायोग्राफ़ी पढ़ते हैं, कोई भी जॉनरा पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें से मीनिंग्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम मीनिंग्स तक कैसे पहुंचते हैं, हमारी जो सर्च फॉर मीनिंग्स है उसकी कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, और एक ही टेक्स्ट में एक से ज़्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं या सिर्फ सिंगल मीनिंग्स होते हैं, और एक ही टेक्स्ट को जब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टेक्स्ट तो हम उसको कितने एंगल्स से देख सकते हैं, यानी एक ही टेक्स्ट को हम कितने लेंसेज के थ्रू देख सकते हैं, या एक ही टेक्स्ट में हम कितने किस्म के मीनिंग्स और कितनी टाइप के और कितनी तादाद में मीनिंग्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक बुक इसलिए मैंने बताया कि यही द सेम बुक गिव्स बर्थ टू लिटरेरी थेरी। लिटरेरी थेरी और क्रिटिकल थेरी आप इसको नाम दे लें, ये हमारे यहाँ रिसर्च में बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च में जाएं, चाहे वो BS लेवल पे हों, मास्टर्स लेवल पे हों, हमारे यहाँ स्पेशली रिसर्च में जब MPhil लेवल पे जाएं, PhD में, तो जिन लोगों ने लिटरेचर के ऊपर रिसर्च करनी है तो उन्होंने कोई ना कोई थेरी अप्लाई करनी है। तो थेरी अप्लाई करने का जो उसमें हम डिफरेंट लिटरेरी थेरीज पढ़ते हैं, और उन लिटरेरी थेरी का आप ये कह लें कि जो सबसे बेसिक बुक है वो समझी जाती है क्रिटिकल प्रैक्टिस या रिटन बाय कैथरीन बेल्सी। क्यों समझी जाती है ये हम आज शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया इट वुड बी अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स। ये हो सकता है 3 से 4 लेक्चर्स लगें इस पे हमें समझने में। मैं एक चीज़ बता दूं बहुत शुरू में कि जब स्टूडेंट्स को देखा पढ़ते हुए क्रिटिकल प्रैक्टिस को, कैथरीन बेल्सी को, तो बहुत ज़्यादा ये शिकायत आती कि ये बहुत मुश्किल है, थिक है, कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती। आखिर कैथरीन बेल्सी का इसमें स्टांस है क्या? तो जहाँ तक मेरी अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वन में डिसएग्री, कोई आपकी अपनी स्टडी हो सकती है, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके सामने ले आऊँगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स में या आप अदरवाइज़ दे सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ क्रिटिकल प्रैक्टिस का जो थीम है दैट इज़ प्लूरैलिटी ऑफ मीनिंग्स, के मीनिंग्स जो हैं वो एक शक्ल में सिर्फ सिंगल एक फॉर्म में मौजूद नहीं होते। किसी भी टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा टाइप के, एक से ज़्यादा डायमेंशंस होती हैं मीनिंग्स की। तो वो कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये कैथरीन बेल्सी कैसे हमें सिखाती है कि उसको हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये हम देखते हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कैथरीन बेल्सी ने एक लेक्चर का हवाला दिया, एक प्रोफेसर साहब, एक बड़े स्कॉलर, उनके लेक्चर का हवाला दिया। उसमें एक उन्होंने इस बुक के अंदर थोड़ी सी टेक्स्ट और एक ट्रांसक्रिप्ट भी लिखा है, जो एक डायलॉग हुआ एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान। डिस्कशन ये है कि जब हम स्टडी करते हैं लिटरेचर को तो स्टडी ऑफ लिटरेचर हमें देती क्या है। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। नंबर 1,
एक वो लेमैन जो लिटरेचर पढ़ता है, वो पढ़ता है फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट कह लें, जो पढ़ता है एंटरटेनमेंट के लिए, वक्त गुजारी के लिए वो पढ़ता है, उसको जो कहानी समझ में आती वो कहानी दूसरों को बता देता है। इट डजंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ द मीनिंग्स, वो मीनिंग्स के लिए नहीं जाता, वो उसकी सिंबल्स, यूज़ ऑफ सिंबल्स पे नहीं जाता, उसके स्टार्ट पे नहीं जाता, उसकी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करता, उसकी एंडिंग के बारे में बात नहीं करता, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की बात नहीं करता। सो पहला वो जो ये कहता है कि लिटरेचर पढ़ के तो उसमें किसी मीनिंग्स का या किसी भी किस्म की अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो वो हो गया। दूसरी टाइप के लोग वो हैं जो कहते हैं कि मीनिंग्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ख़ास किस्म की अप्रोच चाहिए, ख़ास किस्म की सोच चाहिए। जब हम कोई भी पीस ऑफ राइटिंग पढ़ें तो हमें कोई ना कोई एक तरीका आना चाहिए जिससे हम उस जिस तरीके को हम अप्लाई करके तो उसमें से मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम समझ सकें कि राइटर का लिखने में इंटेंशन क्या था, क्या इंटेंशन था, लिखना क्या चाहता था, और उसकी लिखने की, उसके जो बात करने की डायमेंशंस हैं वो कितनी हैं। तो वो थियरी जो ये कहती है कि लिटरेचर को पढ़ के कोई लंबी चौड़ी आप कह लें कि थियरी की ज़रूरत नहीं है, इसे हम कॉमन सेंस थियरी कहते हैं। कॉमन सेंस थियरी पढ़ के बस आपको कहानी समझ में आई, देयर इज़ नो नीड टू गो एंड कॉइन अ थियरी और अ लिटरेरी थियरी और अ क्रिटिकल थियरी फॉर लिटरेचर। दूसरे पॉइंट के भाई एक क्रिटिकल थियरी ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है, अब सेकंड पॉइंट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि क्रिटिकल थियरी इसलिए ज़रूरी है कि जब टेक्स्ट लिखी जाती है तो उसमें राइटर, उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। आई वुड कॉल देम स्टेक होल्डर्स। वो इसलिए कि एक तरफ सोशल बैकग्राउंड है, राइटर है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं, फिर वो एक टेक्स्ट लिखता है, वो लिखता है टेक्स्ट लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज फॉर्मेशन बजाते खुद उस राइटर की अपनी लाइफ पे डिपेंड कर रही होती है, जो लाइफ उसने गुजारी होती है। तो जो लैंग्वेज उसने सीखी हुई होती है, तो वो लैंग्वेज जो सीखी होती है वो भी बाय लिविंग इन अ सर्टन सोशल कॉन्टेक्स्ट उसने सीखी हुई होती है। लैंग्वेज में लिखता है टेक्स्ट बजाते खुद अपनी एक आइडेंटिटी रखती है। अगला जो स्टेक होल्डर वो है रीडर, पढ़ने वाला। अब भाई पढ़ने वालों की भी किस्में हैं, एक वो है जिसकी वाइड रीडिंग है, एक वो है जिसकी बहुत वाइड रीडिंग नहीं है, एक वो है जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग, एक वो है जिसकी लेमैन थिंकिंग है। और इसी तरह जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें आगे सरफेस लेवल के और इंटरनल मीनिंग्स भी हैं या नहीं है। सो एक थियरी जो जब एक टेक्स्ट सामने आए तो उसके ऊपर एक लेंस, एक अप्रोच, एक मेथड, एक तरीका होना चाहिए, जो तरीका हम उस टेक्स्ट पे लगा के तो अपने उसमें से मीनिंग्स निकाल सकें। सो देयर इज़ अ डायर नीड फॉर दैट क्रिटिकल थियरी। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया कैथरीन बेल्सी ने। कैथरीन बेल्सी का ख्याल ये है कि इसमें एक चीज़ उन्होंने ऐड की, उन्होंने कहा कॉमन सेंस थियरी को चैलेंज करती है या थोड़ा बेहतर बनाती है, वो है एक्सप्रेसिव रियलिज़म। एक्सप्रेसिव रियलिज़म एक ख़ास तरह से अगर देखा जाए तो ये अरिस्टोटल की थियरी ऑफ इमिटेशन या मिमेसिस से मिलती जुलती है। एक्सप्रेसिव रियलिज़म में दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि 19वीं सेंचुरी में ये इवॉल्व हुई। इसमें दो चीज़ें, ह्यूमनिज़म और एम्पिरिसिज्म। अब ह्यूमनिज़म के बारे में हम जानते हैं कि ह्यूमनिज़म वाज द स्पिरिट ऑफ रिनेसेंस। रिनेसेंस पीरियड से पहले जब कायनात की जो अब ये कहना चाहिए कि ये दो फिलॉसफीज़ इनफैक्ट दो कंबाइन हो रही। तो ह्यूमनिज़म से पहले जो थियरी थी वो थी कि गॉड इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और रिलीजन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ह्यूमनिज़म थियरी ने इंसान को यानी ह्यूमन बीइंग को सेंटर ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ यूनिवर्स करार दिया। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि लिटरेचर जो लिखा गया और जो लिख रहा है वो दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो लिहाजा जो मीनिंग्स का सोर्स है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, यानी इंसान बजाते खुद। दूसरी तरफ आ जाए एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स कह लें, ऑब्जर्वेशंस कह लें, डेटा कह लें। तो हमें बात जो ये समझ में आती है कि जो एक्सप्रेसिव रियलिज़म अगर वो कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब है कि ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन रीज़न और इसके साथ ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं
और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल के एक प्रैक्टिस में आती हैं, तो देन इट रिजल्ट्स इनटू अ थियरी, जिसे हम एक्सप्रेसिव रियलिज्म कहते हैं। इसलिए इसको रिजेंबल किस तरह से करती है ये अरिस्टोटल की थियरी ऑफ मिमेसिस या इमिटेशन से? ये इस तरह से रिजेंबल करती है कि थियरी ऑफ इमिटेशन क्या कहती है? इमिटेशन कहती है कि आइडिया इज समवेयर एल्स। हम आइडिया एक परसीव करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम उस आइडिया जो कि कॉपी होता है और उस कॉपिया को वी पुट इनटू प्रैक्टिस, वी राइट इन द फॉर्म ऑफ मीडियम दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। हम उसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इंसान है, चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कुछ चीज़ें वो सोचता है, कुछ ऑब्जर्व करता है, उनको इकट्ठा करके लिख देता है। तो इट डायरेक्टली लिंक्स एंड इट इज़ डायरेक्टली रिजेंबलिंग विद द थियरी ऑफ इमिटेशन और मिमेसिस। दो थेरीज ये जो बेसिक हैं, वन इज़ ए कॉमन सेंस थेरी, उसको चैलेंज करती हुई है, उसमें एडिशन करती हुई एक्सप्रेसिव रियलिज्म। इसको फिर चैलेंज मिला कई और थेरीज से, उसमें बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट आगे और आए, जिसमें सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट आपके मेरे इस वक्त लेफ्ट साइड पे लिखा है, जो चैलेंज हुई ये थियरी, दैट वाज चैलेंज फर्स्ट बाय न्यू क्रिटिसिज्म। अब न्यू क्रिटिसिज्म है क्या? न्यू क्रिटिक्स वो लोग थे, जैसे कि नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, दे बिलोंग टू 1940s and 50s, J.C. Ransom, Kenneth Brooks, W.K. Wimsatt, T.S. Eliot, I.A. Richards, ये सब के सब इनको हम न्यू क्रिटिक्स कहते हैं। ये सब के सब का ख्याल ये है कि जो किसी भी टेक्स्ट के अंदर से अगर हमने मीनिंग्स निकालने हैं तो उसके लिए हमें ना तो ऑथर की लाइफ हिस्ट्री चाहिए, ना उसका सोशल बैकग्राउंड चाहिए, ना हमें उसकी बायोग्राफी चाहिए, ना हमें उसका पॉलिटिकल सोशल कल्चरल बैकग्राउंड चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वी नीड ओनली द टेक्स्ट, हमें सिर्फ उसकी टेक्स्ट चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जब कोई बुक आपके सामने आ जाए तो टेक्स्ट सामने रखें, राइटर की लाइफ हिस्ट्री अलहदा कर दें, राइटर का इंटेंशन जो है वो हमें नहीं पता चलना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट रिप्रेजेंट करती है। वी हैव टू आइसोलेट दैट टेक्स्ट फ्रॉम द ऑथर एंड द रीडर। हमें रीडर को भी एक साइड पे कर देना है, हमने ऑथर को भी एक साइड पे कर देना है। टेक्स्ट इटसेल्फ स्पीक्स एंड इट शुड स्पीक। तो ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर मीनिंग्स मौजूद हैं, तो इसलिए, और टेक्स्ट के अंदर फिर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर लैंग्वेज होती है, उसके अंदर सिम्बल्स होती हैं, उसके अंदर इमेजेस होती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, उसकी एक ख़ास फॉर्म होती है, उसके अंदर थीम्स होते हैं, थीम्स की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो जो टेक्स्ट बोले उसी को हम मीनिंग समझेंगे। इसी तरीके को जो I.A. रिचर्ड्स ने नाम दिया वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन का नाम दिया। याद रहे ये वही तरीका है जो हम अपनी इंटर में, ग्रेजुएशन में, हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर इसी तरह से पढ़ाया जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, कि हम पोइम पढ़ते हैं, पोइम की हम थीम्स लेते हैं, उसकी एक ब्रीफ सी समरी लेते हैं और उसके बाद हम उसका स्टाइल डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सो क्रिटिकल एप्रिसिएशन याद रखिएगा, ये न्यू क्रिटिसिज्म के अंडर आती है। ये आइडिया है I.A. रिचर्ड्स का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी इसको हम कहते हैं और इसको हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी कहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ एडिशन हुई, कैनेडियन क्रिटिक थे नॉर्थरॉप फ्रॉय। नॉर्थरॉप फ्रॉय ने एक आइडिया दिया, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कीटाइप्स। अब इन्होंने कहा जी आर्कीटाइप्स वो रिकरेंट इमेजेस हैं, वो रिकरेंट थीम्स हैं, वो रिकरेंट सिंबल्स हैं, वो रिकरेंट आइडियाज़ हैं जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा हैं सदियों से। और इसका ताल्लुक ही हमारी, आप ये कह लें, हमारी साइकोलॉजिकल परसेप्शन से भी है। जैसे मौसमों की एक अपनी विंटर की है, आप स्प्रिंग की है, समर की अपनी सिग्निफिकेंस है, ये बार बार लिटरेचर में यूज़ होते हैं। ड्रीम्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, एजेस की अपनी इम्पॉर्टेंस है, गॉड्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है, मिथ्स की इम्पॉर्टेंस है, ओल्ड एज, यंग एज की अपनी इम्पॉर्टेंस है। तो आर्कीटाइप्स का मतलब ये है कि ये वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, ये हमारे अनकॉन्शियस का हिस्सा है, हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है और ये उसमें ऐड होते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो ये आप समझ लें कि न्यू क्रिटिसिज्म में नॉर्थरॉप फ्रॉय ने एक एडिशन किया है, अपने आप कह लें अपनी इनपुट दी है मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट करने में। सो कॉमन सेंस और एक्सप्रेसिव रियलिज्म को सबसे पहला चैलेंज मिला न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ से। न्यू क्रिटिसिज्म के बाद जो सेकंड मैंने जैसे उस वक्त बताया स्टार्ट में कि स्टेक होल्डर है, दैट इज कॉल्ड रीडर। अब जनाब याद रखिएगा, जब टेक्स्ट पढ़ लिखी जाती है तो एक तरफ ऑथर है, एक तरफ दरमियान में टेक्स्ट है
और इसकी दूसरी साइड पे, दूसरे किनारे पे आपको रीडर नज़र आएगा। आथर का लिखा, आथर क्या सोच रहा था और टेक्स्ट में क्या लिखा, ये उस वक्त तक हम नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक हमें रीडर ना मिल जाए और रीडर पढ़ ना ले और रीडर उसको इंटरप्रेट ना कर ले। अब रीडर इंटरप्रेट कैसे करेगा? रीडर इंटरप्रेट करेगा अपनी जो उसकी नॉलेज है, जो अपनी विजडम है, जो अपनी पावर ऑफ एनालिसिस है, उसकी बुनियाद पे। रीडर पावर थियरी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है वो है रीडर को खुद। इसमें जो बड़े बड़े आपके पास रीडर पावर थियरी के जो एक्सपोनेंट्स हैं, स्टैनले फिश है, W.J. स्लेटॉफ है, हांस रॉबर्ट जॉस है, ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। बहरहाल इसमें एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि अगर हम बात करते हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मीनिंग्स और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मीनिंग्स आर कैन बी फाउंड इन दिस टेक्स्ट, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक अगर हम ये देखें तो रीडर का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा रोल है। यानी इनका ख्याल है कि रीडर का रोल, ये रीडर सेंटर्ड अप्रोच है, ये टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, ये ऑथर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। सो यहाँ पर जो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है वो रीडर की है। और उसमें याद रखिएगा रीडर का अपना नॉलेज, जैसे मैंने बताया, उसकी अपनी ब्रिंग अप, उसका अपना सोशल पॉलिटिकल कल्चरल बैकग्राउंड, फिर उसमें टाइप्स ऑफ रीडर भी आ जाता है। ये हम लिटरेरी थ्योरी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी रीडर की अपनी क्वालिफिकेशन आ जाती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक ये जो पहला आज का लेक्चर है, इसमें मैंने कॉमन सेंस थ्योरी, उसमें एक्सप्रेसिव रियलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, इन दोनों थ्योरीज को जो चैलेंज मिला वो न्यू क्रिटिसिज्म और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की तरफ से मिला। और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो एक कॉमन सेंस थ्योरी को फेस करने पड़े, इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दोज चैलेंजेस एंड दोज थ्योरीज इन कमिंग लेक्चर्स। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।